नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सेशन जिसमें हम 2011 से 2024 के बीच सीजीटीटी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं है ना, उनका हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इसी कड़ी में आज का ये जो चौथा सेशन है मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। बॉडी साइज इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। शरीर के आकार में वृद्धि होगी, है ना। बॉडी साइज इंक्रीजेस, है ना। जो शरीर का जो आकार है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, है ना। चलिए इसमें जो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास कैसे होगा, जब बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, है ना, वो क्या होगी, एक्टिव होंगी। ठीक है, जब बॉडी की मांसपेशियां एक्टिव होंगी तो फिर शरीर का जो आकार बढ़ेगा, है ना, और उसकी हाइट बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा एक बच्चे का, है ना। तो ये जो है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, ये कहाँ से आएगा, इमोशंस कहाँ से आते हैं, मन से। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, मानसिक विकास में आ जाएगा। संज्ञानात्मक विकास भी जो है दोस्तों किस में आता है, मानसिक विकास में। ठीक है, संज्ञान ज्ञान इसकी जब बात करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, मानसिक विकास के अंतर्गत। नैतिक विकास मतलब एक बच्चे को जब ये लगता है कि उसके लिए क्या कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, है ना, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, ये वो कहाँ से सोचता है ना, इन सब चीज़ों को भी मन से सोचता है। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, मानसिक विकास। ठीक है, तो शरीर के आकार में वृद्धि कैसे होगी, जब बच्चे का जो मसल है वो कैसे होगा, एक्टिव, और वो किस में आ रहा है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास में। ठीक है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज मेमोरी, मोटिवेशन, एडजस्टमेंट, नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब जो शारीरिक विकास है, अभी मैंने बताया शारीरिक विकास कैसे होगा, जब बच्चे की जो बॉडी मसल्स है ना, वो एक्टिव होके काम करेंगी। ठीक है, तब उसका हाइट बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा। ठीक है, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी, है ना, और ये किस में आएगा, मानसिक विकास में आ जाएगा। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, मोटिवेशन जो है हमारे अंदर से आता है, तो ये भी किस में आ जाएगा, अभिप्रेरणा, ये भी मानसिक विकास में आ जाएगा। समायोजन, है ना, एडजस्टमेंट मतलब कोई नया वातावरण है ना, कोई नया परिवेश है, उसमें बच्चा जो है वो अपने आप को ढालता है ना, वो अपने आप को उसके अनुरूप बनाता है, अनुरूप करता है, तो ये भी जो है आ जाएगा मानसिक विकास में। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है स्नायु मंडल, है ना, नर्वस सिस्टम, है ना, तो ये जो है वो दिखाई दे रहा है कि जो बच्चे की बॉडी मसल्स हैं, है ना, जो मसल्स हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये मानसिक विकास में आ जाएंगे, और ये जो स्नायु मंडल है ये आएगा शारीरिक विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। ठीक है, व्हाट हैज बीन सेड एट प्रेजेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, कौन से बच्चों के लिए, जो डिसेबल चिल्ड्रन है, निःशक्त बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहा गया है, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं निःशक्त बच्चे कौन होते हैं। निःशक्त बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जो दुर्बल हैं, कैसे, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से। ठीक है, ऐसे बच्चे जो चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, जो दुर्बल हैं, है ना, जो निःशक्त है, जो निर्बल हैं, वो किस में आ जाएंगे, निःशक्त बच्चों के लिए। तो निःशक्त बच्चों को भी क्या है, शिक्षा देना है ना, तो इनकी शिक्षा के लिए वर्तमान में कौन सी व्यवस्था है। ठीक है, विशेष शिक्षा मतलब एक ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा जो होता है ना, विशेष शिक्षा, है ना, स्पेशल एजुकेशन मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनके शिक्षा के लिए, है ना, कुछ स्पेशल टाइप की आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं,
उनके लिए जब एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो वो जो है विशेष शिक्षा में आता है। ठीक है, समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा मतलब दोस्तों कि जितने भी टाइप के जो बालक हैं, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो तीव्र बुद्धि हो, चाहे सामान्य हो, चाहे वो दिव्यांग हो, है ना, जब उनको एक छत के नीचे एक विद्यालय प्रांगण में जब शिक्षा प्रदान किया जाता है ना, इसको बोलते हैं एकीकृत शिक्षा। साथ में इसको क्या बोलते हैं, एकीकृत शिक्षा। ठीक है, एकीकृत शिक्षा भी इसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो जितने भी टाइप के जो बालक हैं, जब उनको एक ही प्रांगण में, एक ही विद्यालय प्रांगण के नीचे जब उनको उनके लिए शिक्षा की बात की जाती है, वो आता है समेकित शिक्षा, है ना। एज इट इज समावेशी शिक्षा, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन भी जो है वो उसी की बात करता है कि जितने भी बालक हैं, है ना, उन सबको क्या है, शिक्षा के जो है पूर्ण अवसर उनको मिलना चाहिए। कोई भी बालक जो है छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो तीव्र बालक हो, तीव्र बुद्धि वाला बालक हो, है ना, चाहे वो अल्प बुद्धि वाला बालक हो, सबको जो है एक साथ एक ही विद्यालय के अंदर एक ही छत के नीचे क्या देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में एक मेजर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, समेकित शिक्षा में जो बच्चा होता है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो दिव्यांग हो, है ना, चाहे वो बुद्धि, चाहे उसकी जो IQ है वो कम हो या ज्यादा हो, वो जो है विद्यालय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करेगा, विद्यालय के हिसाब से अपने आप को ढालेगा। ठीक है, जबकि समावेशी शिक्षा में जो विद्यालय है और जो पाठ्यक्रम है वो अपने आप को बच्चे के हिसाब से ढालेगा। ठीक है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। तो आज जब हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे के हिसाब से बात करेगा कि उसकी रुचियां क्या है, उसको कौन से काम में जो है मन लगता है ना, उसका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसके हिसाब से। तो हमारा ये जो ऑप्शन है समावेशी शिक्षा वाला, जो है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए ये है, ज़्यादा सूटेबल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, द स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज, है ना, लर्निंग एंड ग्रोथ, केस स्टडी, रेमेडियल स्टडी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास मतलब बच्चे का शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो कैसे होगा, अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम से, अधिगम का मतलब क्या होता है ना, अधिगम मतलब सीखना, सीखने के द्वारा क्या होता है, उसका व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो है अधिगम और वृद्धि। व्यक्तिवृत्त अध्ययन। व्यक्तिवृत्त अध्ययन का मतलब क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर, है ना, किसी व्यक्ति या फिर किसी समाज का जब हम अध्ययन करते हैं, वो आता है व्यक्तिवृत्त अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, उपचारात्मक अध्ययन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, रेमेडियल स्टडी। कि एक जो बच्चा है, ठीक है, एक जो बच्चा है उसको सीखने में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, है ना, उसको सीखने में क्या कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, और उसको कैसे सिखाया जा सकता है, कैसे उसको उसके अनुकूल बनाया जा सकता है। जब इन दोनों को हम लेकर चलते हैं, है ना, उसको एक उसका मूल्यांकन करने के बाद, है ना, मूल्यांकन करने के बाद कि उसको सीखने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, और उसको कैसे और आसानी से वो जो है वो मटेरियल उपलब्ध कराया जा सकता है, या फिर कितने आसानी से और सिखाया जा सकता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो वो आता है उपचारात्मक अध्ययन के बीच, है ना, उपचारात्मक अध्ययन में। और यहाँ जब व्यक्तित्व विकास की बात हो रही है, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है वो आएगा हमारा अधिगम एवं वृद्धि में। ठीक है, लर्निंग एंड ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D तथा D को C पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। इफ अ चाइल्ड इन योर क्लास treats C as D and D as C, then which disease is he suffering from? मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरियोसिस, टाइफाइड। ठीक है, देखिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या है, मतलब एक ऐसा रोग है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर, जो साइंस वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम एक जीवाणु होता है, एक पैरासाइट होता है उसके अंदर में। जब वो मादा एनाफिलीज मच्छर किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के उसमें शरीर में बैठती है और खून चूसते रहती है, तो वो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है उसके शरीर में क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो उससे जो रोग होता है वो क्या कहलाता है, मलेरिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया को क्या कहते हैं, पठन विकार। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पठन विकार। और मैंने अपने पिछले वीडियो में जो पठन विकार, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। पठन विकार जब बच्चा जो है
किसी जो है शब्द को पढ़ने में, है ना, उसको जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना, वो जो वो जो विकार है वो कहलाता है पठन विकार। ठीक है। फाइलेरिया भी एक ऐसा रोग है जो किसके कारण फैलता है? मच्छर के कारण। ठीक है। ये जो मलेरिया रोग है ये किसके कारण फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण। ठीक है। जबकि जो फाइलेरिया जो रोग है मादा क्यूबेक्स मच्छर कारण फैलता है। ठीक है। मादा क्यूबेक्स मच्छर के कारण ये जो रोग होता है वो फाइलेरिया। जबकि ये टाइफाइड क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है, इसमें साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण ये होता है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, मतलब यहाँ क्या है, उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ठीक है। तो जहां पढ़ने में कठिनाई हो रही है, पठन वैकल्य की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा? डिसलेक्सिया। क्या आएगा? डिसलेक्सिया। चलिए आगे क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द चाइल्ड्स वोकेबुलरी बिकम्स 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 60 वर्ड्स और 10 वर्ड्स। ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत तक जब बच्चा जो है वो 2 साल कंप्लीट करता है तो कितने शब्द जो है सीख सकता है? शब्द भंडार कहने का मतलब यही है कि कितने शब्द जो है वो सीख जाता है ना। तो इसका जो नॉर्मल आंसर है 100 शब्द। एक जो बच्चा है वो 1 साल में 2 से 3 वर्ड, है ना, 2 साल में 50 से 100 शब्द या फिर जो है वो सीख जाता है। 4 साल में लगभग 1550 वर्ड, है ना, 5 साल में 2072 वर्ड और 6 साल में 2625 वर्ड, ऐसे जो है वो सीख जाता है। ठीक है। तो इसका जो सूटेबल ऑप्शन है कि दूसरे वर्ष के अंत तक जो उसका शिशु का शब्द भंडार है वो कितना हो जाता है? 100 शब्द। ठीक है। चलिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट 2009, टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स हैव टू प्लान एंड वर्क फॉर अ टोटल ऑफ हाउ मैनी आवर्स पर वीक। ठीक है। आरटीई, इसके बारे में मैंने जो है अपने पिछले वीडियो में बताया था। आरटीई, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या बोलता है? 2009 में लाया गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको का जो मौलिक अधिकार होता है ये, है ना, उनका एक मौलिक अधिकार बन चुका है कि 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान किया जाना है। ठीक है। तो उसमें शिक्षकों के लिए जो प्रावधान है क्या है कि शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है ना। एक जो शिक्षक है वो बच्चे का मूल्यांकन करेगा, है ना, शैक्षिक कार्य करेगा, और जो दूसरे जो अदर वर्क हैं, है ना, वो उसके लिए ये कौन सा प्रावधान है? तो ये प्रावधान है 45 घंटे का। ठीक है। इसके लिए जो प्राइमरी टीचर्स हैं, है ना, ये और जो अपर प्राइमरी टीचर हैं, प्राइमरी जो टीचर है वो 1 साल में, प्राइमरी टीचर 1 साल में कितने घंटे काम करेगा, कितने दिन काम करेगा, है ना? 1 साल में लगभग 200 दिन। ठीक है। और ये जो अपर प्राइमरी टीचर है, वह 1 साल में लगभग 220 कार्य दिवस जो है उसका होना चाहिए, ऐसा इसमें प्रावधान है। ठीक है। ये लगभग 800 घंटे काम करेगा 1 साल में, और ये लगभग 1000 घंटे काम करेंगे। जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो लगभग 1 साल में 200 दिन जो है वो काम करेंगे, और जो अपर प्राइमरी टीचर्स हैं वो 1 साल में लगभग 220 दिन उनके लिए कार्य की योजना जो है बनाया गया है। ठीक है। तो 1 सप्ताह में जो है वो 45 घंटे निर्धारित। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? विच मैथड विल यू चूज टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन? ठीक है। चलिए, बच्चों की रुचि की बात हो रही है ना, तो बच्चा, मतलब हम ऐसा क्या करेंगे कि बच्चा जो है वो किसी कार्य में अच्छे से संलग्न हो, है ना, अपने मन से उस कार्य को जो है वो उसमें जो है अपनी सहभागिता जो है वो प्रदान करे। ठीक है। तो क्या है,
बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, क्या ऐसा करेंगे जिससे बच्चा जो है वो अधिक रुचि लेगा जो है अधिगम में? नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों को अगर हम पढ़कर किसी विषय वस्तु को आने के लिए बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो रटकर आएगा, है ना। और रोट लर्निंग जो है वो क्या है, एक टैग वर्ड है ना, हमको उसको यूज नहीं करना है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, यहाँ पर क्या है, स्वयं गतिविधि, है ना। क्या टीचर जो है वो खुद जब उस काम को करेंगे और बच्चों को बताएंगे तो क्या वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे क्या उस काम में? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप गतिविधि में, मतलब जो टीचर जो है कार्य कर रहे हैं, है ना, उसमें बच्चों को क्या करना है, शामिल करना है। तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, टीचर, ठीक है, और बच्चे को इसमें शामिल करना है। तो क्या बच्चे इसमें अच्छे से जो है अपनी एकदम एक्टिव होकर कार्य करेंगे क्या? इसमें भी नहीं होंगे, ठीक है। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। देखिए, जब आप टीचर जो है उस एक्टिविटी को बच्चों को खुद से दे देंगे, है ना, और उनको करेंगे, उस कार्य को जो है पूरा करना है, तो इससे उनको, है ना, उनको तर्क करने का मौका मिलेगा, है ना, उनको सोचने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, है ना, उनको ज़्यादा जो है सीखने का मौका मिलेगा। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, हाँ, और इसमें जो है वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा रुचि लेके जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है क्या है, ज़्यादा सूटेबल है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे, ठीक है। तो ये जो विधि है कि उनको जो है स्वयं से करने देना है किसी कार्य को, और जब वो अच्छे से स्वयं से करेंगे तो स्वयं से समझेंगे और ज़्यादा आसानी से सीखेंगे, ज़्यादा रुचि के साथ सीखेंगे, ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व स्थायित्व समायोजन है। पर्सनैलिटी इज द स्टेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट विथ एनवायरमेंट, विथ लाइफ, विथ नेचर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व स्थायित्व समायोजन। समायोजन का मतलब है ना, अपने आप को क्या करना है, पर्यावरण, मतलब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, ढालना है ना, उस कंडीशन के साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है अपने आप को, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि स्थायित्व जो समायोजन है वो किसके साथ करेगा, पर्यावरण के साथ करता है, बिल्कुल करता है। जीवन के साथ करना है, बिल्कुल करेगा। नेचर के साथ करना है, ठीक है। समायोजन किसके साथ करना है, नेचर के साथ, बिल्कुल करेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या, उपरोक्त सभी, ठीक है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, क्या नहीं है ना। क्वेश्चन को देखिएगा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंसी, जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी, ठीक है। है ना, शैशवावस्था क्या है, 0 से 2 साल की जो अवस्था है क्या है, शैशवावस्था कहलाती है। तो इस दौरान बच्चे का जो शारीरिक विकास और बच्चे का जो मानसिक विकास हो एकदम तीव्र गति से होता है, ठीक है। बच्चा किसी भी चीज़ को एकदम तीव्र गति से सीखता भी है। कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा, नकल करके सीखता है, ठीक है। बच्चा जो है वो तार्किक नहीं होता, है ना, उसमें नैतिकता नहीं होती, अतार्किक होता है पूरी तरह, है ना, उसके अंदर जो है वो नैतिकता बिल्कुल नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बच्चा जो होता है वो कैसा होता है, पूरी तरह डिपेंडेंट। कैसा होता है, पूरी तरह डिपेंडेंट। तो उसकी जो कौन सी ऐसी विशेषता है जो उसमें नहीं पाई जाती, ठीक है, चलिए देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ठीक है, ये बिल्कुल होगी, है ना। बच्चा जब छोटा रहेगा, 0 से 2 साल का जो बच्चा है, तो वो एकदम जल्दी जल्दी, है ना, चीज़ों को कैच करता है, ठीक है। कैसे, अनुकरण कर करके, नकल कर करके, ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होता है, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मैंने अभी बताया कि बच्चा जो है किसी चीज को सीखता है कैसे, अनुकरण द्वारा, ठीक है, नकल कर करके किसी चीज को सीखता है। चिंतन प्रक्रिया, है ना, ये जो है वो बच्चे के अंदर नहीं होती। क्यों, क्योंकि बच्चा जो होता है वो क्या होता है, अतार्किक होता है। क्या होता है, अतार्किक। उसके अंदर नैतिकता जो है, अच्छे बुरे की समझ जो है बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो उस समय में जो इन्फेंसी है, इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो है चिंतन प्रक्रिया जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो क्या नहीं है ना, ये जो है वो पॉजिटिव आंसर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये चिंतन प्रक्रिया जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक, ज़्यादा बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं, है ना, द प्रोपंडर्स ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग आर फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर, ठीक है। तो सीखने के जो नियम है ना, सीखने के जो नियम है, इसको किसने दिया था, इसको दिया था दोस्तों किसने, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में जो मतलब ये जो हैं
आपको क्वेश्चन जितने भी, चाहे वो इंडियन जो थिंकर है, चाहे वो वेस्टर्न थिंकर हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है ना, और कौन कौन सा जो नियम है, कौन सा सिद्धांत दिया है ना, वहाँ से आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है, यहाँ से आपको देखना ही है, ठीक है। तो सीखने के जो नियम है उसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है ना। बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होता है? 80 से 90 के बीच में होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित व्यवहार करते हैं, है ना, या फिर सभी, ठीक है। द बैकवर्ड चिल्ड्रन आर दोज हुज लर्निंग स्पीड इज स्लो, IQ level is 80 to 90, behave mentally unhealthy and maladjusted, all of the above, ठीक है। तो पिछड़े बालक, है ना, पिछड़े बालक मतलब जो सामान्य से निचले स्तर के, जिनका बुद्धि लब्धि होता है सामान्य से नीचे, सामान्य कितना होता है? 90 से 110 के बीच में जिनका IQ होता है, बुद्धि लब्धि, वो किस में आते हैं? सामान्य बालक में। जबकि उससे नीचे जो है ना बालक हैं, वो क्या होते हैं? पिछड़े बालक के रूप में, मंद बालक के रूप में जो है वो आते हैं। तो सीखने की गति जो होती है उनकी धीमी होती है, ये एकदम सही है। बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90, है ना, 90 से जो 110 है वो क्या आता है? सामान्य में आता है, ये भी ठीक है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, ये भी ठीक है, और असमयोजित व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी, ये जो है सूटेबल ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है ना। अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना। किसने कहा ये? ठीक है, मैंने अभी बताया कि जो मनोवैज्ञानिक है ना, वहाँ से आपको हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको आपको जो है वो वाला पोर्शन जो मनोवैज्ञानिक वाला है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो वेस्टर्न हो, है ना, आपको वहाँ से देखना ही है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने, ठीक है। संवेगों की उत्पत्ति होती है ना। इमोशंस ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से होती है? मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इंस्टिंक्ट्स, है ना, डायनेमिक एक्टिविटीज, न्यूट्रिशंस, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इमोशन, संवेग जो होता है वो कहाँ से आता है? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है ना, ऐसी मतलब ऐसी प्रवृत्तियां जो बालक के अंदर क्या होती है? जन्मजात होती हैं, नेचुरली होती हैं। बालक को जब भूख लगता है तो क्या होता है? रोता है ना। भूख लगता है तो क्या होता है? वो रोता है। तो वो जो प्रवृत्ति है उसकी, है ना, वो नेचुरली होती है, जन्मजात उसके अंदर जो है वो पाई जाती है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का मतलब ये होता है। गत्यात्मक क्रिया, गत्यात्मक क्रिया मतलब है ना डायनेमिक एक्टिविटीज, ये किस में आ जाएगा? है ना, ये कैसे होगा? जब जो बॉडी मसल है बच्चे का वो ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। तो गत्यात्मक क्रियाओं का मतलब यहाँ पर वही है। पोषण मतलब क्या होता है? पोषण मतलब कि बच्चे को क्या चाहिए? जो है उसका शरीर जो है अच्छे से काम करे, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। और वो जो पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा? खाने से, ठीक है। तो एक ऐसी क्रिया जिसमें बच्चा जो है वो बच्चे की जो कोशिका है, जो मांसपेशियां हैं, अगर साइंस की भाषा में बोलें, वो जब भोजन से क्या पोषक तत्वों को प्राप्त करता है और उनसे शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है ना, मरम्मत होता है, तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है क्या? पोषण, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है किसकी? संवेगों की, है ना। इमोशन कहाँ से निकलेंगे? मन से। कहाँ से निकलेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति जो जन्मजात है, ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है, ठीक है। अब उत्पत्ति है ना, उसकी ओरिजिन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये है ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट आर हेरिडिटी, फैमिली एनवायरनमेंट, सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मानसिक विकास को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं? सबसे पहले देखते हैं वंशानुक्रम, है ना। उसका जो मानसिक विकास, वंशानुक्रम जो है ना, वो मानसिक विकास को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। परिवार का जो वातावरण है ना, मतलब किसी घर में अगर क्लेश हो रहा है, किसी, है ना, किसी फैमिली जो है अच्छी है ना, तो इन दोनों जो कंडीशन का जो है बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। परिवार किस सामाजिक स्थिति में है ना, इसका भी जो प्रभाव है वो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है ना। बच्चे के मानसिक विकास के ऊपर इसका भी जो है वो प्रभाव पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमारा ये जो तीनों ऑप्शन है क्या है? सही है, ठीक है।
चलिए, तो आज का ये जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है, और इसके अलावा आगे भी हम जो है इसी टाइप के जो सेशंस हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। सीजी टेट के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम 1 बाय 1 सीडीपी के जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, अप्रोच करेंगे, देखेंगे जो क्वेश्चन है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्म है उनको जब हाँ है ना अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा सामने जो है वो आरक्षक का एग्ज़ाम है अभी 14 सितंबर को, उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसमें छत्तीसगढ़ और इंडिया के जो करंट अफेयर्स हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, कॉमन जो है क्वेश्चन है वहाँ से बनते ही हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है ना, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा एड्रेस है एजुकेन क्लासेस, शॉप नंबर 102, सन सिटी जंक्शन, अपोजिट डी मार्ट, राजनांदगांव, है ना। और आज के सेशन में अगर आज आपका कोई डाउट हो तो फिर आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और तब तक के लिए हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और मस्त रहिए। थैंक यू।